दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में हम उपस्थित हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास के एक बेहतरीन श्रृंखला पर। जैसा कि आप सभी के बीच में लगातार अगर देखा जाए, जितने भी आपके पाठ्यक्रम हैं, हर एक सब्जेक्ट के हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए, सबसे बड़ी बात, इस अति लघुत्तरीय प्रश्नों की जो श्रृंखला आपके बीच में जा रही है उसमें अधिकतर क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, यानी पिछले कई वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं आपके प्रथम सेमेस्टर में, उस क्वेश्चन को हम आपके बीच में देने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरीका और आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछता है। जैसे अभी तक आपने देखा होगा कि आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के जब भी आप पाठ्यक्रम से रूबरू हो रहे थे, या कहा जाए डीएलएड को छोड़िए, अभी तक आपने बीए करके आए हैं, बीएससी करके आए हैं, कोई बीकॉम करके आया है, ठीक है, कोई बीबीए करके आया है, ऐसे ऐसे तमाम आपने बैचलर डिग्री को प्राप्त किया है ना। लेकिन उसमें क्या होता था कि आपके बीच में जो है आप अति लघुत्तरीय प्रश्नों के रूप में लिखते थे। ठीक है, आप कई पेज भर के क्वेश्चन जो होते थे उसके आंसर को लिखते थे, लेकिन यहाँ वो सिस्टम बंद कर दिया जाता है। ठीक है, मैं इसीलिए बाबू आपसे बार बार कहता हूँ कि प्लीज़ आप इस चीज़ से रूबरू हो जाइए। आपके एग्ज़ाम में अधिकतम जो है 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 2 अंक में मुझे तो नहीं लगता कि आप किसी भी प्रकार से एग्जामिनर को बरगला सकते हैं। ठीक है, इस 2 अंक में अधिकतर क्वेश्चन आपके, अधिकतर क्या, 1 नंबर के होते हैं और 2 नंबर के होते हैं। ठीक है, 1 नंबर वाले में बिल्कुल फैक्ट आपको लिखना होता है, हालांकि 2 नंबर में भी बिल्कुल फैक्ट ही लिखना होता है। इसलिए आप सारी चीज़ों को दरकिनार करके आप चैनल से जुड़ जाइए। मैं दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि आपको सब कुछ मैं समझा दूंगा। ठीक है, आपको परीक्षा में कॉपी को कैसे लिखना है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, उससे भी आपको रूबरू करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको जो है अति उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला पर ले चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा कि प्लीज़, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से अगर आप डीएलएड कर रहे हैं या करने वाले हैं तो बिल्कुल आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, और यहाँ से आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएगी महज एक छोटे से शुल्क में, 220 रुपये में। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करिएगा दिए गए नंबर 9452331053 पर। ठीक है, चलिए तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं तिलगुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला पर। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जो है आपका फीडबैक मुझे नहीं मिल पाता, आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा कि हाँ, यहाँ से दी जा रही चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो चलिए श्रृंखला पर देखिए, आपके बीच में पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, सबसे ऊपर कहा जा रहा है, देख सकते हैं, वातावरण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या होता है। जैसे इन्वायरमेंट आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, बट यहाँ ध्यान देना है कि अगर आप किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार लिखते हैं तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट लिखेंगे। तो यहाँ जो आपने परिभाषा आप देख सकते हैं, परिभाषा आपके बीच में दी जा रही है, रॉस के अनुसार ये परिभाषा है। ठीक है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। जाहिर सी बात है, एक छोटा सा बच्चा होता है, देखिए इस चाइल्ड साइकोलॉजी में एक छोटे से बच्चे का ही उदाहरण हम देते हैं, क्योंकि वह क्षेत्र ही एक सीमित क्षेत्र है। यहाँ पर आपको प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाना है, ना कि आपको बीए बीएससी को। ठीक है, इसलिए छोटे बच्चे को उदाहरण दिया जाता है। मैंने कहा आपसे, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। जैसे आपका एक छोटा सा बच्चा है, आप उसे जब अच्छे वातावरण में पालते हैं तो वह अच्छा सब कुछ सीखता है, लेकिन आप वही जगहों पर एक गलत वातावरण में आप अपने बच्चे को लेकर चले जाएं, जहां हमेशा गाली गलौज होता है, गलत बिहेव किए जाते हैं बच्चों के साथ जो है, तो वह बच्चा जो गलत व्यवहार वहां के लोग कर रहे हैं वही चीज़ वो सीख लेता है, क्योंकि उसके इन्वायरमेंट में वही चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बार बार बाबू कहता हूँ कि आप छोटे से बच्चे को एक बेहतर इन्वायरमेंट देने का प्रयास करें। ठीक है, आपका बच्चा है, जैसे आपके घर में जो चीज़ें चल रही हैं अनवरत,
अगर अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट आपके घर का अच्छा है, सभी लोग अच्छे हैं, तो बच्चा भी आपका अच्छा होगा, ठीक है। अगर आपके घर में रोज़ झगड़े लड़ाई हो रहे हैं, ठीक है, तो आपका बच्चा भी सेम वही चीज़ें सीखेगा और आने वाले समय में वो भी उसी झगड़ी लड़ाई में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है बालक के विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारकों को नामोल्लेख करिए, ठीक है। जैसे एक छोटा सा बालक है, आप जो है आपका बच्चा वातावरण से किस प्रकार से प्रभावित होता है, ठीक है। बालकों के लालन पालन या संरक्षण की दशाएं, जैसे आप बालक होता है, ठीक है, जब उस बालक का जब आप पालन पोषण ही नहीं ठीक से कर पाएंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बच्चा प्रभावित आपका होगा, ठीक है। जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत अगर बच्चे को पड़ती है, आप बच्चे की ज़रूरतों को नहीं पूरा करते हैं तो बच्चा गलत बिहेव करने पर तुल जाता है, ठीक है। मेरे सेंस को समझिएगा, अगर आप बच्चे का पालन पोषण नहीं करेंगे, बच्चे को ज़रूरतों को नहीं पूरा करेंगे तो बच्चा गलत बिहेव करेगा, चोरी करेगा, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को वो सीखता है धीरे धीरे करके, है ना। अगला कहा जा रहा है सामाजिक वातावरण एवं उसका प्रभाव। आपके समाज का वातावरण कैसा है, ठीक है, और उसका प्रभाव उस बच्चे पर पड़ेगा। आपका जो समाज है, जो आपके पास पड़ोस के लोग हैं, अगर वो अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है बच्चा भी अच्छा बिहेव करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चा सिर्फ परिवार से ही सीखता, नहीं, अपने आस पड़ोस के लोगों से भी सीखता है, ठीक है। दूसरा है विद्यालय की आंतरिक स्थितियों का प्रभाव। विद्यालय का प्रभाव बच्चे पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। विद्यालय अगर अच्छी खासी स्थिति में है, ठीक है, तो वहाँ पर भी प्रभाव पड़ता है। संचार माध्यमों का प्रभाव, छोटा सा बच्चा है, आज के समय में हम देखते हैं जो माताएँ बहनें होती हैं वो अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन दे देती हैं, ठीक है। बच्चा होता नहीं कि एक यूट्यूब पर एक पॉलिसी है शॉर्ट वीडियो की, ठीक है, और बच्चा फटाफट उसी को इसी तरह से सरकाता रहता है और पता नहीं कौन कौन सा वीडियोस आते रहते हैं, ठीक है, मैं तो नहीं देखता, है ना। तो बच्चों को कभी आप मोबाइल फ़ोन का लत न लगाइए, ठीक है। महिलाएं हैं, जो माताएं बहनें हैं, वो काम करती रहती हैं, बच्चे को फ़ोन दे देती हैं, फ़ोन ले करके बच्चा सो जाता है, ठीक है, तो अपना काम वो निकाल लेते हैं। उन्हें लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हमारा काम हो जा रहा है, हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये आप बच्चे की लत को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। कतई बच्चे को इससे मत पालिए, ठीक है। चलिए, क्या यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे को आप सोचने समझने की शक्ति आप कैसे ला सकते हैं। पहला कहा जा रहा है भाषा विज्ञान का विकास करके। भाई जाहिर सी बात है, जब आप भाषा का विकास करेंगे तो बच्चा कल्पना करेगा, चिंतन करेगा, सोचेगा, विचारेगा, ठीक है। कहानियाँ जब सुनाएंगे, आपने कहानियाँ सुनाया होगा बच्चों को, जब कोई चीज़ आता होगा तो कहते हो कि पापा ये ऐसा कैसे करते हैं, ठीक है, भैया यहाँ अगर वो होता तब कैसे ये करते, ठीक है, अगर इस चीज़ को हम तोड़ देते तब वो। बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, कहानियाँ सुनाएंगे, जब वो सोचेगा कि अगर हम ऐसा करते तो क्या होता, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो उसके अंदर की कल्पना शक्ति है वो विकसित हुई कि नहीं हुई। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को भी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है थॉर्नडाइक के किन किन नियमों का प्रतिपादन किया है। प्रभाव का नियम, थॉर्नडाइक के नियम को पूछा जा रहा है, अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है। ये तीनों नियम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसे आप स्किप ना करिएगा, ठीक है। चलिए, अधिगम की परिभाषा लिखिए। अधिगम मीन्स होता है सीखना। आप स्पष्ट चीज जान लीजिए, किसी के अनुसार नहीं आ रहा है तो आप अपने अनुसार अधिगम की परिभाषा लिख दीजिए, कोई माई का लाल नहीं काट देगा, ठीक है। तो यहाँ अधिगम की परिभाषा हम आपके बीच में वुडवर्थ महोदय के अनुसार बता रहे हैं। नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं को जो है प्राप्त करने की प्रक्रिया जो होती है उसी को हम सीखना कहते हैं। यानी जब आप किसी चीज़ को सीखते हैं तो आप उस चीज़ से नए का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जब नवीन प्रक्रिया है, ठीक है, कहा जा रहा है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम सीखने की प्रक्रिया भी कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है अधिगम को प्रभावी बनाने वाले कारकों का नामोल्लेख करिए, ठीक है। जिस अधिगम को प्रभावी आप किस प्रकार से बनाएंगे। आप किसी चीज़ को जो है सीखना के जब किसी चीज़ में आपकी रुचि लगेगी
तब आप अधिगम करेंगे। अधिक्षमता जब आपकी होगी तब आप करेंगे। विषय का ज्ञान जब आपको ठीक ठाक होगा तब, और सीखने की इच्छा जब आपकी होगी तब जाके आप अधिगम करेंगे। आप किसी चीज़ से लोग प्रेरित हो जाते हैं तब आप सीखते हैं, या कहा जाए आपका वातावरण सीखने के अनुकूल है तब जाके आप अधिगम को आप प्रभावी बना सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक की सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ ही जानी चाहिए, क्योंकि एक बेहतरीन तरीके से हम बिल्कुल जो है, अगर आप वीडियो देखिएगा भैया तो थोड़ा सा स्पीड कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम आराम से कोई चीज़ बता रहे हैं आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, अभी भगा भगा के कोई मतलब नहीं निकलता कि फटाफट हम आपको बताते चले जाएँ। ठीक है, तो ये मेरे समझ से बाहर है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं 5 मिनट बड़ा वीडियो दूंगा लेकिन आपको बिल्कुल सही दूंगा। कहा जा रहा है अधिगम की जो है प्रभावशाली विधियां कौन सी हैं, है ना। तो अधिगम की प्रभावशाली विधियां हैं, करके सीखना है। कोई बच्चा होता है जब वो करके सीखता है तो ज्ञान उसका हमेशा के लिए हो जाता है। ठीक है, अनुकरण द्वारा कोई बच्चा अनुकरण करके सीखता है तब भी बहुत अच्छा होता है। निरीक्षण करके सीखते हैं तब भी बेहतर है। परीक्षण करके अगर आप सीखते हैं, आप प्रोजेक्ट विधि, ठीक है, ये सीखने की प्रभावशाली विधियां आपकी हैं, इसका आप नाम उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, करके सीखना जैसे पूछ लेगा इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये तो अति लघुत्तरी है, जब आपसे लघुत्तरी पूछेगा तो पूछ लेगा कि किसी 2 जो है विधियों का आप उल्लेख करिए, तो आप इसके बारे में भी आपको लिखने की ज़रूरत होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, समझने का प्रयास करेंगे सीखने के गौण नियम कौन कौन से हो सकते हैं। तो सीखने की जो गौण नियम है आप यहाँ देखिएगा, मनोवृत्ति का नियम है, जो है अप्रतिक्रिया का नियम है, जो आंशिक क्रिया का नियम है, अनुरूपता का नियम है, और संबंधित परिवर्तन का नियम है। ये करके सीखने के गौण नियम भी कहे जाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, सीखने के नियमों की क्या उपयोगिता हो सकती है। जो सीखने के नियम है इसकी क्या उपयोगिता हो सकती है, तो आप कहेंगे सीखने के नियमों का प्रयोग करके शिक्षक छात्रों को अधिगम के प्रति रुचि, उत्साह एवं संतोष विकसित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुकरण द्वारा सीखने का क्या तात्पर्य है। अभी मैंने आपको बताया, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, आया हुआ है, आप समझिएगा। कहाँ गया, हमें लगता है कि ऊपर है। ठीक है, ये तो सीखने की गौण नियम है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अनुकरण द्वारा सीखने की क्या तात्पर्य है। ठीक है, जैसे अनुकरण होता है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया जो है शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। विद्यालय में बच्चे शिक्षक द्वारा जो है किए जाने वाली क्रियाओं का अनुकरण करके सीखते हैं। भाई देखिए यहाँ एक लिखा गया है शिक्षक की क्रियाओं द्वारा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि जब बच्चे विद्यालय जाते हैं तो शिक्षक जो होता है वो जिस प्रकार से क्रिया प्रतिक्रिया करता है बच्चा उन्हीं का अनुकरण करके सीखता है। लेकिन ये कोई माने बात नहीं है कि शिक्षक हर जगह उपस्थित ही रहेगा। ठीक है, अगर आप घर के गार्जियन हैं, है ना, अगर आप घर के गार्जियन हैं तो आपका बच्चा जो होगा वो आपका अनुकरण करेगा। जब घर पर आपका अनुकरण, ठीक है, माँ बाप भाई बहन का अनुकरण करेगा। जैसे ही बच्चा विद्यालय में प्रवेश किया शिक्षक का अनुकरण करेगा। ठीक, अगर इन दोनों का अनुकरण करके, ठीक है, बच्चा अच्छा कुछ सीखता है। लेकिन भाई इन्हीं दोनों में अगर कोई गलत करते हैं और बच्चा गलत का अनुकरण करता है तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रूनर के सिद्धांत की कोई एक विशेषता बताइए। ब्रूनर का जो सिद्धांत है यह सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन, पुरस्कार एवं दंड पर बल देता है। भाई ये जो ब्रूनर का जो सिद्धांत है इसकी विशेषता जो है पुनर्बलन है, पुरस्कार एवं दंड पर बल देता है। कभी भी बच्चों को आपको दंड नहीं देना है, इनका जो विशेषता है ये गलत है। ठीक है भाई, एक चीज़ हमें बताएं, जैसे कोई बच्चा आपसे कोई चीज़ पूछने के लिए आता है ना, और आपने उसे बिना बताए उसे आप 2 डंडा दे दीजिए, तो क्या बच्चा आपसे कभी पूछेगा? कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, आप बच्चे को रोज पुरस्कार दे रहे हैं। ठीक है, कोई बच्चा अच्छा काम किया, बच्चे को आप पुरस्कार दे दिए, ठीक है, बाबू ले जाओ। ठीक है, तो बच्चे के अंदर वही भावना उत्पन्न हो जाएगी कि चलिए हम सर के पास चलते हैं और अभी हमको पुरस्कार देंगे। और खुदा न खास्ता आपके पास कभी पुरस्कार नहीं हुआ और बच्चे को अगर पुरस्कार आपने नहीं दिया तो उसके अंदर हीन भावना आएगी कि आज तो सर ने मुझे पुरस्कार नहीं दिया। तो कभी भी इस चीज़ की लत किसी भी बच्चे को आप ना लगाएं। ठीक है, अब यहाँ अगला क्वेश्चन है, सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ज्ञान के क्षेत्र में पहुँचाने का एक साधन है। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्या आपको कंठस्थ हुई या नहीं हुई, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके अवश्य बता दीजिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट की आवश्यकता मुझे पड़ती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
देखिएगा जो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो कहा जा रहा है व्यक्ति कुछ कार्यों को करके सीखता है और कुछ कार्यों को दूसरों को करते देखकर सीखता है, परंतु कुछ कार्य हम बिना बताए भी अपने आप सीख लेते हैं। इसी को हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। किस सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि हम कौन से सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम गेस्टाल्टवादी सिद्धांत की बात करें तो सूझ या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है इसे गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में किस पर सबसे अधिक बल दिया है? भाषा पर, ठीक है। जो वाइगोत्स्की महोदय थे उन्होंने जितने भी सिद्धांत बताए हैं, ठीक है, सभी पर उन्होंने भाषा पर बल दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है सीखने के वक्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है। सीखने की वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की गति एवं उसकी उन्नति की सीमा का ग्राफ प्रदर्शन करता है, ठीक है। जैसे ग्राफ होता क्या है, एक यहाँ इस तरह से बनता है, ठीक है। कभी ग्राफ आपका इस तरह से जाता है, कभी ग्राफ इस तरह से जाता है, कभी सीधा चला जाता है, ठीक है। तो यही आपका ग्राफ होता है। अगर ये ग्राफ सीधा जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो ये सीखने के आपके कुछ कारण होते हैं, है ना। बच्चा किस प्रकार से बच्चा कम सीख रहा है, ठीक है, तो इस तरह से बनेगा, तो बच्चा कम सीख रहा है, ग्राफ नीचे गिरा रहेगा। अधिक थोड़ा बहुत सीख रहा है तो ग्राफ ऊपर बना रहेगा, ठीक है। यही आपके सीखने के वक्र होते हैं। हालांकि इसे हम लघुत्तरी में आपको बताने का प्रयास करेंगे बिल्कुल जो है विस्तृत रूप से, ठीक है। सीखने में पठार आने के मुख्य कारण है क्या, ठीक है। मुख्य कारण क्या है? प्रेरणा का अभाव। जब आप बच्चे को प्रेरित नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है जो सीखने का अभाव है वो बिल्कुल बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीखने के स्थानांतरण को परिभाषित करिए। जिसे अब सीखने का स्थानांतरण आप समझ सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमें आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाना है, अगर मुझे नहीं आ रहा है तो मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊँगा, ठीक है। अब ये अलग का मामला है कि रटी रटाई चीज़ें हम आपको बता दें, लेकिन ये चीज़ें गलत है। और रटी रटाई चीज़ें हम कई दिन बताएंगे, कई चैप्टर में बताएंगे, कई वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें गलत है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ कहा जाए, अधिगम का स्थानांतरण अगर मुझे आ रहा है तो हम अपने जितनी भी चीज़ें मुझे आ रही हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यही अधिगम का स्थानांतरण होता है। कोई चीज़ को आप किसी दूसरे तौर तरीके से बताएं। मुझे जितना आ रहा है, मैंने जितना पढ़ा है जिस टीचर से, उन्होंने मुझे बताया, अब उनके द्वारा अनुकरण की गई चीज़ें मैं आपको अपने माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अधिगम का स्थानांतरण हुआ है ना। तो कहा जा रहा है अधिगम और स्थानांतरण के सिद्धांतों का नामोल्लेख करिए। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए परिभाषित करना है, विजय अंडरवुड के अनुसार आपको समझना है वर्तमान क्रियाओं एवं पूर्व अनुभव। मैंने आपको बताया वर्तमान में देखूंगा और पूर्व में जो ज्ञान मुझे है, ठीक है, अनुभवों का प्रभाव ही अधिगम या सीखने का स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है, देखेंगे जो अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों का नाम उल्लेख करिए। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत है, समान तत्वों का सिद्धांत है, सामान्यकरण का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत है। यह अधिगम के जो है स्थानांतरण के सिद्धांतों का नामोल्लेख है ना। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है स्थानांतरण कितने प्रकार के होते हैं? स्थानांतरण आपके दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक होता है, ठीक है। जैसे आप किसी चीज़ को सकारात्मक तरीके से सीखते हैं, किसी चीज़ को आप नकारात्मक तरीके से सीखते हैं। चलिए यहाँ हो गया। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा जो है अधिगम की प्रक्रिया का एक सहायक अंग है। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने तथा उसे पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करती है, ये आपकी अभिप्रेरणा है, ठीक है। अब यहाँ अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। अगर आप यही लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैकडूगल के अनुसार अगर आप लिख देते हैं या किसी भी परिभाषा आप लिख दीजिए अभिप्रेरणा मोटिवेशन की, तो कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। इसी को हम मोटिवेशन भी कहते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है अभिप्रेरणा के शारीरिक व मनोवैज्ञानिक जो है दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। रुचि क्या है? जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। ये क्रो एंड क्रो के अनुसार परिभाषा है। रुचि को एक प्रेरक शक्ति है, रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति जो है ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। इसी को हम
रुचि कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहा जा रहा है रुचि के प्रकार कौन कौन से होते हैं। जन्मजात रुचि होती है, अर्जित रुचि होती है। यानी रुचि दो प्रकार की होती है, एक तो जन्मजात होती है, आप जन्म से ही किसी चीज़ की रुचि रखते हैं, और एक रुचि अर्जित की जाती है। ठीक है, जब आप थोड़े छोटे से बड़े होते हैं धीरे धीरे करके, तो आप किसी चीज़ को अर्जित करने की जो रुचि रखते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि चलिए हम भविष्य में पढ़ लिख कर नौकरी पाएंगे, तो वो जो है जन्मजात नहीं होती, वो रुचि आप अर्जित करते हैं, है ना। अगला कहा जा रहा है रुचि और ध्यान का संबंध कैसा होता है। रुचि और ध्यान जो है एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होंगी। लास्ट पेज आपके बीच में हम ओपन करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, फिर से यहाँ पूछा जा रहा है रुचि का क्या अर्थ है। विशिष्ट या लक्ष्य केंद्रित कार्यों को पूर्ण मनोयोग से करना ही रुचि कहलाता है। ठीक है भाई, अब इसकी परिभाषा और आप किस तरह से बना सकते हैं, आप खुद समझदार हैं, समझ लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है स्मृति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत के सीखे गए ज्ञान, अनुभव या कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है, इसी को हम स्मृति कहते हैं, है ना। स्मृति क्या होती है, जैसे कोई चीज़ आपको याद है, उससे आप फिर से जो है एक नए रूप में लेके चले आइए, याद कर लीजिए, वो आपकी स्मृति है। ठीक है, स्मृति का कोई एक कार्य बताइए। स्मृति का जो कार्य अचेतन मन में एकत्रित ज्ञान को चेतन मन में लाना। मन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चेतन मन, दूसरा होता है अचेतन मन। ठीक है, चलिए, कहा जा रहा है स्मृति क्या है, अगर कोई चीज़ आपके अचेतन मन में, उसे आप जब चेतन मन में ला देंगे, ठीक है, तो आप वही आपकी स्मृति कहलाती है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है स्मृति के मुख्य सोपान बताइए। स्मृति के 4 सोपान हैं, अधिगम हो गया, धारण हो गया, प्रत्यास्मरण और अभिज्ञान। ठीक है, और स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। स्मृति को प्रभावित करने वाले भैया देखिए, यहाँ जो कारक हैं वो प्रेरणा हो गई, रुचि हो गई, शांतिपूर्ण वातावरण हो गया। ठीक है, ये अधिगम रुचि स्मृति को जो है ये प्रभावित करने वाले 3 मुख्य कारक होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है ध्यान की कोई एक विशेषता बताइए। ध्यान व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है। जब आप किसी चीज़ पर ध्यान लगाएंगे, जैसे आप अगर अभी मेरे क्लास को पढ़ रहे हैं, वर्तमान समय में आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ठीक है, जब आप अपना 100% अपने ध्यान को एकाग्र कर लेंगे, तो किसी के बस की बात नहीं कि आपको ना समझाए, वो समझ जाएंगे आप। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब आप इस लेक्चर को समझ गए, तो आपने अपना सर्वांगीण विकास किया कि नहीं किया, आप कहेंगे बिल्कुल मैंने किया। तो वही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है कि ध्यान की कोई एक विशेषता बताइए। ध्यान व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है, यानी हर तरफ से उसका विकास होता है। सर्वांगीण ये बहुत बड़ा शब्द है। ठीक है, आपके चाइल्ड साइकोलॉजी में ये बार बार टपकता है। ठीक है, चाहे आपका शारीरिक विकास हो, चाहे आपका मानसिक विकास हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का विकास सर्वांगीण विकास कहलाता है। ठीक है, यानी आपका टोटल विकास होना चाहिए। चलिए, ये हो गया सृजनात्मकता, किसे हम कहेंगे, जिसे हम क्रिएटिविटी भी कहते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परिपक्वता पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो परिपक्वता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक जो है पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, ये आपकी परिपक्वता कहलाती है। स्मृति के प्रकार कौन कौन से होते हैं। 2 प्रकार की होती है, अल्पकालिक स्मृति होती है, दीर्घकालिक। ठीक है, जिस अल्पकालिक मतलब जैसे कोई चीज़ है आप थोड़े समय के लिए याद रखते हैं, कोई चीज़ होती है जब आप बिल्कुल लंबे समय के लिए किसी चीज़ को दिमाग में सेट कर लेते हैं, है ना। चलिए, लेकिन अगर हम स्मृति की बात करें तो ये वाली स्मृति आप यूज़ करिएगा भैया, ये नहीं। अगर ये वाली यूज़ करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, है ना। विस्मरण की परिभाषा, विस्मरण क्या है, मन के अनुसार ग्रहण किए गए तथ्यों को धारण न करना ही विस्मृति कहलाता है। जैसे आप तो पढ़ रहे हैं यहाँ, मैं जानता हूँ कि आप वीडियो देख रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आप तथ्यों को धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं विस्मृति या विस्मरण कर रहे हैं। ठीक है, लोग कहते नहीं कि चलिए हम इधर से सुन रहे, एक कान से सुन रहे हैं, एक कान से निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भावनाएं आप अपने मन में कभी ना लाइएगा। अगला क्वेश्चन है विस्मरण का मुख्य कारण क्या होता है। विस्मरण का मुख्य कारण है बाधा का उपस्थित होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सांख्यिकी की उपयुक्त परिभाषा दीजिए, जिससे हम स्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, मैथ में भी आपने पढ़ा होगा, वह विज्ञान जो प्रदत्तों के संकलन, विश्लेषण एवं निर्णय से संबंधित नियमों का अध्ययन करता है,
उससे हम सांख्यिकी कहते हैं। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति वह मान है जितनी बार आता है। आवृत्ति वह मान है जो जितनी बार आता है। आवृत्ति मतलब होता है कि एक 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 आप लगातार रिपीट करते रहें, वही आवृत्ति होती है। ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या अर्थ है? ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के अर्थ की बात करें हम तो प्राप्तांकों के समूह में एक ऐसा प्राप्तांक जिसके आसपास अन्य प्राप्तांकों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति होती है, इसे हम प्रवृत्ति के समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति भी कहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर कहीं कोई डाउट्स होगा तो बिल्कुल आप अपने डाउट्स को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया आप जो है आप फीडबैक अपना दीजिए। ठीक है, तो आप फीडबैक देंगे तभी जाके आगे चलने में मुझे मज़ा आएगा, है ना। तो फिलहाल के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।